जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म करते हैं आपको मेरी आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। जी सर। जी सर, क्लियर है, आ रही है। जी स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करें आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है, तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते जी हैं। सर, आवाज आ रही है आपकी और स्क्रीन भी शो हो रही है। जी आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। Okay, thank you so much. We are starting our today's class topic, that is module 1. इसको हमने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस किया था। जस्ट हम एक क्विक देते हैं कि इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है ये कैसे लोकल बिजनेस से डिफरेंट है। ठीक है, लोकल बिजनेस में हमने डिस्कस किया कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा कोई मसला परेशानी शायद नहीं आता। जो भी लोकली कोई प्रॉब्लम होती हैं जस्ट वही होती हैं। लेकिन जब आप बाहर के लोगों के साथ डील करते हैं, जब आप अदर कंट्रीज के लोगों से लेन देन करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली
जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये लॉजिस्टिक इशू होते हैं कि आपने माल पहुंचाना है या मंगवाना है, तो एक ये प्रॉब्लम होता है, मतलब ये कंसिडरेशन का पॉइंट होता है। दूसरा होता है करेंसी, क्योंकि आपकी करेंसी रुपीस है, दूसरे की करेंसी जैसे हम यूरोप की बात करें तो पाउंड है, यूरोज हैं, ठीक है। आप दुबई की बात करें, अरब इमिरेट दिरहम है, ठीक है। सऊदीया में रियाल हैं, कतर में कतरी जो है ना रियाल है। तो मुख्तलिफ जो है ना करेंसी भी के इशू भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी होता है कि देखें आप जो चीज दे रहे हैं या पैसे आ रहे हैं उनके बदले में क्या वो लेजिटिमेट है। ये तो नहीं है कि आप कहीं बाहर कोई खुदा ना खास्ता कोई कुछ और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। तो मल्टीपल चीजें होती हैं जो हमने देखना होती है, ठीक है। इंपोर्ट में हमने कहा कि एक ऐसी चीज है कि एक मतलब आप ने बाहर से माल मंगवाना और पाकिस्तान में सेल करना, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल कंसीडर कि पाकिस्तान में चीज़ों की, इन चीज़ों की क्या डिमांड है, ठीक है। बाहर से मंगवाऊं तो किस सप्लायर से मंगवाऊं, पहले पैसे दूं या बाद में दूं, ठीक है। वो क्या रेडी है इन चीज़ों पे। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपने कंसीडर करनी होती है व्हेन यू आर प्लानिंग टू इंपोर्ट, ठीक है। सेम इसी तरह एक्सपोर्ट है कि देखें बाहर किस चीज़ की आपकी डिमांड है, आप किस चीज़ को बाहर सेल कर सकते हैं, उसी की बेस पे आप डिसाइड करके वो प्रोडक्ट बाहर भेजें और किस कंट्री में भेजें, किस रूट से भेजें। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपने कंसीडर करना होता है, ख्याल करना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है। तो आज हम अपना जो फॉर्मली चीज़ें हैं वो डिस्कस करें कि क्या आप जो है ना पाकिस्तान में की एक्सपोर्ट सेक्टर हमने देखे कि हमने कहा कि जो गारमेंट्स हैं, होम टेक्सटाइल है, यार्न है, वो फैसलाबाद, लाहौर, कराची इसमें होते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट चावलों की एक्सपोर्ट की बात की तो यूएई, सऊदी अरब और यूके जो है ये आपके मेजर क्लाइंट्स हैं। मेजर हब जो अगर बात करें तो पंजाब के इलाके खास तौर पे जो हाफजाबाद का एरिया है, सियालकोट का एरिया है, ठीक है, ये एरियाज चावल की फसल के लिए काफी मशहूर है। आईटी एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हमने बात की कि एक तरीके का अर्थ होता है ना कि आप गुड्स भेजें, ठीक है, मतलब टेंजिबल आइटम्स। एक होता है कि आप सर्विस दें। उस केस में ये होता है कि आपको कम कैपिटल से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर वो स्किल होनी चाहिए। जैसे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस है, चार्ट अकाउंटेंट अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, बुक कीपिंग की सर्विस देते हैं, टैक्स की सर्विस देते हैं। तो दीज सर्विसेज आर पॉसिबल व्हेन यू हैव द स्किल्स, ठीक है। और ये आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकें। लेट्स सपोज जैसे मैं बात करूं कि आप जो है ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप जस्ट आपके पास एक अच्छा लैपटॉप हो, इंटरनेट कनेक्शन हो और आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने चावल एक्सपोर्ट करने हैं, तो डेफिनेटली आपके पास थोड़ा सा पैसे हों, ठीक है, आप कंटेनर अरेंज कर सकें। आप जो है ना देखें ना कि आप ये तो नहीं करेंगे कि कंटेनर को खाली भेज रहे हो, पूरा कंटेनर ले लें, माल आपके पास थोड़ा हो। कहने का मतलब ये कि आपको काफी कैपिटल थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। लेकिन सर्विस के केस में आप छोटे उससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगेन जो टेंजिबल गुड्स का काम होता है इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और आपको अब पता है ना कि बिजनेस में वैसे ही कुदरती तौर पे मतलब ये है कि 10 हिस्से हैं, ठीक है। 10 में से 9 हिस्से मतलब आपके कारोबार में है, तो आपको मल्टीपल जगहों से जो है ना कंपनसेशन मिलती रहती है। कॉमन मिथ होती है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कंटेनर को करना, कैपिटल ज्यादा होगा तो करेंगे, ये होगा तो वो, ठीक है। तो ये सारी इंडिकेशंस है। सबसे पहले जो जरूरी चीज ये है कि आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और जो चीज करनी है उसकी डिमांड क्या है, वर्थ क्या है, देन यू शुड एंटर इन दिस बिजनेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा क्विकली मॉड्यूल 2 को देखें, इसमें हमने जो है ना मतलब मॉड्यूल 1 को मैंने थोड़ा क्विक ओवरव्यू दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास है वो जो ली है, ठीक है, ताकि आप जो है ना मॉड्यूल आने 2 पे आने से पहले चीज़ों को ऑलरेडी ग्रेस्प कर चुके हों, ठीक है। ये नोट्स हैं, ये मैं अपने साथ शेयर कर लूंगा। अब हम फाइनली उसकी तरफ मूव कर रहे हैं कि ठीक है मैंने इंपोर्ट भी समझ ली, एक्सपोर्ट भी समझ ली, क्या है, कैसे काम करना है। नाउ वी आर मूविंग कि अब काम करना है तो किस फॉर्म में काम करना है, ठीक है। एक तरीके का तो होता है ना कि आप जैसे लोकल काम करें, दुकान ओपन की, आपने काम कर लिया, ठीक है। लेकिन
लेकिन जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आते हैं तो यू मस्ट हैव अ प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करें, आप अकेले काम करें, आप कंपनी बना के काम करें, आप पार्टनरशिप में काम करें। तो मल्टीपल इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे हम डिस्कस करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि भाई काम किस फॉर्म में करो, ठीक है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो देखिए आप इंडिविजुअल हैं, आपका बिजनेस होगा, आप मालिक हैं, एनटीएन नंबर आपको लेना पड़ेगा एफबीआर से, ठीक है। तो इसमें भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप ओनली जो है ना ऑनलाइन जाके ले सकते हैं। अगर आपको नाउ हाउ है, नहीं है तो आप हमें कहें, हम आपको दे देते हैं। कोई इतना कोई ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जनाब इतनी फीस है, ये है वो है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम भी आपको सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। वैसे भी देखें आप हमारे साथ कोर्स में डेफिनेटली जो भी लिंक चीजें होंगी वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। लेट मी चेक जस्ट के रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा जी, ठीक है। इजी एंड लो सेटअप कॉस्ट होती है। आप अकेले हैं, अकेला बंदा अकेला ही होता है, ठीक है। उस पर बस ये है कि मैं मालिक हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जो स्मॉल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए अकेले बिजनेस करना भी वाइबल है, ठीक है। आपने एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवानी है फ्री ऑनलाइन, आप हमें कहें हम कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, 2 से 7 दिनों में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। नो एससीपी रजिस्ट्रेशन, कोई एससीपी की रजिस्ट्रेशन नहीं। लेकिन इस काम में ना एक रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क क्या है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आप खुद लाइबल हैं अपने काम के, ठीक है। कल को आप पैसे नहीं दे पाते तो लोगों ने आपके घर पहुंच जाना है। लेकिन जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करते हैं तो आपको पता है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जस्ट जो आपने कंपनी बनाने में कैपिटल लगाया है बस उसकी हद तक, ठीक है। खुदा ना खास्ता कल को कंपनी बंद होती है, कोई इशू होता है तो आप बोलेंगे जनाब कंपनी थी मेरे से अलग थी, काम ठीक है मैंने बनाई, काम चलाया, चलता रहा, अब नहीं है उस तरह वाइबल, तो बस ठीक है कंपनी बंद, तो कोई वो नहीं है, आपको पर्सनली लाइबल नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे। जो भी एससीसीपी की फी होती है, गवर्नमेंट की फी होती है, उसमें आपके काम कर देंगे हम। आपसे जो है ना कोई इतना ज्यादा चार्ज या उस तरह से वो नहीं करेंगे। जस्ट एक एससीसीपी की तरफ से या इस तरह जो फी होती है डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की फी है, यू हैव टू पे, ठीक है। और इतनी कोई ज्यादा फीस भी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपिटल के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी और ओनर्स अलग होंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बेहतर है। बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, कंपनी बना के काम करे, तो उसको ज्यादा वेटेज भी देते हैं, ठीक है। 7 से 10 दिन लगते हैं आपको कंपनी बनाने में, इनको ऑपरेशन होने में, और इसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 20-25 हज़ार और से ज्यादा 60 तक भी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आप की कंपनी कैपिटल कितना है। अगर आप 1 लाख कैपिटल के साथ आते हैं तो नहीं है, 2 के साथ, 10-20 के साथ आएंगे तो डेफिनेटली उससे थोड़ी ज्यादा होती है फीस, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है जी, आप स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस अगर कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में रहें। लेकिन अगर आप फैक्ट्री सेटअप लगाना चाहते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे काम है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आए। और बैंक्स वगैरह भी जो है ना, और बायर है, सेलर है, वो भी कहते हैं कि यार कंपनी हो तो ज्यादा बेस्ट है। थोड़ा एक ना नाम अच्छा जाता है, बंदे की पहचान बन जाती है, ठीक है। तो कंपनी बना के काम करने में ज्यादा बेनिफिट है। तो अक्सर दोस्त हैं वो पूछते हैं कि सर जी कंपनी बना के काम करें तो सोल प्रोप्राइटर। भाई कंपनी बना के जब आप काम करते हैं तो कंपनी का एक नाम होता है, लोगों को पता है कि अच्छा यार ये कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में भी ओपनिंग आसानी होती है, आपको ट्रांजैक्शंस भी अच्छी मिल जाती हैं, बायर सप्लायर भी आपका ख्याल रखते हैं, और बैंक में आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है ना एलसी रिलेटेड या एडवांस पेमेंट, तो वो भी आसानी से हो जाती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आईरस पे जाएंगे, एफबीआर की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे जस्ट के आईरस, ठीक है। आप वहां से आपको तमाम डिटेल जो भी रिक्वायर्ड है डालेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, एनटीएन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, मसला हो, आप ग्रुप में तस्वीर लें, मुझे भेजें, बताएं कि सर ये इसका बताएं, तो हम आपको आंसर कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि देखें जो बिजनेस ओनर्स वगैरह होते हैं ना, इस टॉपिक को थोड़ा हम जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं कि वो ज्यादा बिजनेस पे ध्यान देते हैं। वो इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की या कोई सर्विस नेचर की, प्रोफेशनल नेचर की होती है, तो वो ज्यादातर लोगों को आउटसोर्स कर देते हैं, कहते हैं यार ये आप देखो, हमारा काम बिजनेस करना है, ठीक है। लेकिन देखें उनको पता होना जरूरी है ताकि लोग उनके साथ कोई गलत प्लानिंग या ज्यादती ना करें, ठीक। जस्ट हमारा आपसे बताने का, पर्पस करने का मतलब है कि आपको, आप बिजनेस में आ रहे हैं, आप स्मॉल लेवल पे करना चाह रहे हैं, बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमारा तो मकसद है कि आप लोगों को तमाम हवाले से इक्विप किया जाए, स्किलफुल किया जाए, ठीक है। बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, एनटीएन सर्टिफिकेट लेके जाएं, एनसीएनआईसी नंबर दें, बिजनेस का लेटर हेड बनाएं, अपना एड्रेस दें, और आप एससीसीपी की अगर कंपनी बनाई है तो एससीसीपी के डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। जो लोग आपकी कंपनी बना के देते हैं वो दे देंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो इन नटशेल अगर मैं कवर करूं, अगर आप एनटीएन सोल प्रोप्राइटर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ एनटीएन आपने लेना है, ठीक है। और अगर आप कंपनी बनाने चाहते हैं तो आपने एसएससीपी से अप्रूवल वगैरह लेनी है, और ये दोनों काम हम आपके करके दे सकते हैं। आपने कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर जी ये आपने पहले जो है ना बात ही बड़ी मुश्किल बता दी, हम ये कैसे करें। वो आपने जस्ट हमें बताना है और आपका काम हो जाता है। आपने खुल के बिजनेस करना है, और वो हम आपको इंशाल्लाह सिखा रहे होंगे कैसे। लेकिन चूंकि हम देखें कोर्स पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को तमाम चीजों से अवेयर किया जाए, बाखबर किया जाए, ठीक है जी। अच्छा, आपने कंपनी बना ली, मतलब कोई नाम बन गया आपका, ठीक है। अब आप जो है ना आपने लाइसेंस लेना है, ठीक है। लाइसेंस क्या है? आपने पीएसडब्ल्यू से, पाकिस्तान सिंगल विंडो से या वीबोक से, वेब बेस्ड वन कस्टम से आपने एक रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका माल बाहर जाएगा, अगर आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें तो बाहर से आएगा, तो कस्टम से क्लियरेंस होती है माल की, ठीक है। लोकली देखिए आप चीजें भेज रहे हैं, कर रहे हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप भेजिए आसानी से, आप एक शॉप से उठा के दूसरी भेज दें, जो मर्जी करें, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर से इस तरह माल मंगवाते हैं या भेजते हैं तो इट रिक्वायर्स कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। तो आपने कस्टम का एक डिपार्टमेंट कह रहे हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग पीएसडब्ल्यू वीवो के रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान कस्टम, पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल है ये ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए ठीक है। वेब बेस्ड कस्टम क्लियरेंस सिस्टम, विदाउट वीवोक रजिस्ट्रेशन आप कस्टम से माल क्लियर नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने उधर जीडी फाइल करनी होती है, गुड्स डिक्लेरेशन, कि ये चीज मैं मंगवा रहा हूँ। वैसे हमें इसको डिटेल में देखना है, यहाँ पर जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि जीडी कैसे फाइल करनी है, क्या करना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये कोर्स हमारा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए है, डेफिनेटली उनके लिए भी है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, इंपोर्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, और मैंने इन तमाम डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है। ना सिर्फ किया हुआ है बल्कि इनको ओवरसाइट भी किया, ठीक है। तो आप लोगों को इनसे रिलेटेड भी एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी यहाँ पे, सेंट्रलाइज, ठीक है। आप जॉब कर रहे हैं, आपको स्किलफुल होना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर ऑन अ वेरी राइट प्लेटफॉर्म। उसके बाद जी वीबोक, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, वीबोक क्या है। वेब बेस्ड वन कस्टम है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान कस्टम। पर्पस क्या है इसका? VBOK is the custom clearance system. It is used for filing import GD, export GD, ड्यूटी कैलकुलेशन। आपको पता है बाहर से जब आप चीज मंगवाते हैं तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ड्यूटी देनी पड़ती है, रेजिडुअल ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, डिफरेंट टाइप्स की, और उसमें परसेंटेजेस होती हैं उसकी, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी चीज क्या है, वो किस HS कोड में फॉल करती है। आपने यहाँ पे देखिए, अगेन मैं बता रहा हूँ कि आपने कुछ वर्ड्स में इस तरह के यूज करूँ तो आपने कोई परेशान नहीं होना, या उनको कोई ये नहीं ख्याल करना कि वो सर जी बहुत मुश्किल है, कैसे मैं इनको वो करूँ। हम इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे, ठीक है। आपने जब जीडी फाइल करते हैं तो ड्यूटी वगैरह देते हैं, कस्टम क्लियरेंस होती है, फिर आपका माल जो है वो क्लियर हो जाता है, और आप उसको, गुड्स आपकी रिलीज हो जाती हैं, आप लाएं, बेचें, जो मर्जी करें, ठीक है। विदाउट वीबोक यू कैन नॉट क्लियर गुड्स फ्रॉम द पोर्ट। आप जो है बंदरगाह से, पोर्ट से, ठीक है, कराची पोर्ट से, लेट्स सपोज, आप उससे माल क्लियर नहीं करवा सकते अनलेस अनटिल कि आप
जो है वो क्लियर ना करवा लें, मतलब ड्यूटी टैक्सेस ना दे दें, जीडी ना फाइल करवा लें। ठीक है, अब ये जीडी वगैरह जो है ये हम वैसे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जो भी क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट करते हैं ना, वो आपको ये काम भी करके दे देते हैं। ठीक है, वो भी आपकी जीडी शीडी फाइल कर देते हैं। आपने अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, लेकिन अगेन सेइंग कि हमारा कोर्स इज फॉर ऑल। वो बेसिक सैलरीड लोग हैं, वो बिजनेसमैन है, वो सीखना चाहते हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं, वो स्किलफुल होना चाहते हैं। आवर कोर्स इज ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें कि देखें आप इंपोर्टर हैं, ब्रिंग्स कंटेनर टू कराची पोर्ट। एक इंपोर्टर बंदा, उसने बाहर से माल मंगवाया। ठीक है, अब किस तरह मंगवाया, कैसे क्या मंगवाया, कैसे उसने सप्लायर किया, विल बी डिस्कस इन डिटेल। लेट्स जस्ट कि आपका कोई बाहर बंदा था, ठीक है, यूएई में, आपने ये दिया यार पाकिस्तान में अब जो है ना गर्मी आने वाली है, अच्छी सी टी शर्टों का जो कंटेनर भेज दें, या कोई भी जो भी मौसम की चीजें हैं आप वो भेजें, लेट्स सपोज। ठीक है, आपने मंगवा लिया। प्रोसेस क्या है, क्लियरिंग एजेंट फाइल जीडी जो आपका क्लियरिंग एजेंट होगा वो जीडी फाइल करेगा, एचएस कोड एंटर करेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्यूटी टैक्सेस कैलकुलेट कर देगा कि इतना माल आया है। ठीक है, पैकिंग लिस्ट होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे चेक हो जाएंगे। ड्यूटी टैक्सेस हुई, कस्टम ऑफिसर ने असेस किया, ड्यूटी पे किया, आपने गुड्स रिलीज हो गया। वी बुक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कस्टम ऑपरेशन, कस्टम ऑपरेशन से डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है, जीडी फाइल होगी, गुड रिलीज होगी, आप ले आए बेचें, जो मर्जी करें। ठीक है, अच्छा एक और सिस्टम होता है पीएसडब्ल्यू, ये भी वी बुक की तरह ही है। ठीक है, लेकिन ये और भी सेंट्रलाइज है। अब देखें इसमें मजीद सेंट्रलाइज क्या है, जैसे देखें ना, हो सकता है कि आपने गुड्स मंगवाई हैं, वो दवाइयाँ हो, आपको पता है ना, मेडिसिन के केस में आपने ड्रग रेगुलेटरी से भी लेना, पता नहीं कैसी दवाई है, जान बचाने वाली है, जान लेने वाली है, असला ना हो, मल्टीपल चीजें हो सकती है ना, तो आपने डिफरेंट इदारों से उनकी अप्रूवल भी लेना होती है। ठीक है, तो देखिए वी बुक पे जस्ट आप यही कर सकते हैं कि जीडी फाइल कर सकते हैं और ड्यूटी टैक्सेस की एंट्री करके वो दे सकते हैं। अब अगर इस तरह इदारों की परमिशन लेना हो तो आपको ना दूसरे इदारों पे जाना पड़ता है, उनको डॉक्यूमेंट्स करना, और ये मल्टीपल चीजें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक ही जगह पे हो, एक ही विंडो से काम हो जाए सारा। होता है ना कि नादरा में आप उसके पास जाए, आप उसके पास, उसके पास, वो कहते हैं नहीं यार एक विंडो होना चाहिए। मेरी एक चीज, एक बात है, मैंने गुड्स मंगवाई है, मेडिसिन है, वो एक ही जगह से क्लियर हो, मुझे बार बार जाना ना पड़े डिफरेंट इदारों में। ठीक है यार, हम सिस्टम बनाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है सारा, पीएसडब्ल्यू। ठीक है, तो पी क्या है, पीएसडब्ल्यू है। अब पीएसडब्ल्यू आपको क्या कर रहा है कि आपको एक ही प्लेस पे बैठ के तमाम चीजें जो है ना आपकी करके देगा। करने के देने से क्या मुराद है, देखें जी, अभी देख लेते हैं। ये भी पाकिस्तान सिंगल विंडो भी कस्टम ही ऑपरेट करता है। पर्पस क्या है, ये आपको कस्टम भी कनेक्ट करके देगा, जीडी भी फाइल करेगा, ड्यूटी टैक्सेस भी, और इसके अलावा भी गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट है, जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, एंटी नार्कोटिक्स वाले कहते हैं यार कोई आप कोई नशा और चीज तो नहीं मंगवा रहे बाहर से, बैंक्स हैं, अदर ट्रेड बॉडीज हैं, जैसे एक बार बात करूं जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी ट्रेड एसोसिएशन है, ठीक है, या आप कह लें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सारी एक ही जगह पे कनेक्टेड है। आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने चीज मंगवानी, माल मंगवानी है, और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में जस्ट आपने उधर से ही फाइलिंग कर देनी है। तो इसको हम कहते हैं पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान सिंगल विंडो। It is designed to reduce paperwork and centralize trade documentation. प्रैक्टिकल रोल क्या है जी, बिफोर पीएसडब्ल्यू क्या होता था कि इंपोर्टर हैड टू सबमिट डॉक्यूमेंट सेपरेटली, उनको सेपरेटली डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते थे, कस्टम को, ड्रग अथॉरिटी को, प्लांट प्रोटेक्शन को, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जगह पे करके तमाम चीजें सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पीएसडब्ल्यू इंटीग्रेट डिजिटली। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा डिफरेंस देखें, अगर आपने कहा सर जी ये क्या बात है, ये आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया है वी बुक में और पीएसडब्ल्यू में। ठीक है, हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं। वी बुक कस्टम क्लियरेंस सिस्टम है, जस्ट पीएस इंटीग्रेटेड ट्रेड पोर्टल, हर मामला को इंटीग्रेट करता है आपको, कंट्रोल बाय पाकिस्तान कस्टम, और ये भी पीएसडब्ल्यू पाकिस्तान कस्टम ही है,
ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कंपनी बनाई है PSW, वो इसको करती है कंट्रोल। मेन फंक्शन क्या है जी, वीबॉक्स से आप जीडी फाइल करते थे, ड्यूटी कैलकुलेशन करते थे, इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन तमाम कोई रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इवन के बैंक्स की पेमेंट भी इधर तक हो जाती है, एलसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी इधर से हो जाते हैं, ठीक है। यूज फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस और ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए मैंडेटरी, यस यस आपको इंटीग्रेटेड होना पड़ता है, इनके साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और अक्सर आप सुनते हैं ना कि ट्रेड लाइसेंस मिल गया जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, इट इज नथिंग जस्ट रजिस्ट्रेशन विद वीबॉक एंड PSW। उसके बाद जी व्हाट इज करंटली बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान, दोनों सिस्टम यूज हो रहे हैं जी करंटली, ठीक है। वीबॉक कोर सिस्टम है, PSW अम्ब्रेला इंटीग्रेशन है, आपको एक यूज पे यूजर आपने दोनों पे लॉगिन बनाने होते हैं और आपने कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। GDCD आप PS2 से फाइल करते हैं, वीबॉक से, PSW से अगर आपने कोई और बैंक्स की कोई चीज करनी है, कोई डॉक्यूमेंट लेना, कोई और इदारा से अगर आपने अप्रूवल लेनी, लेट्स सपोज आप जो है ना कोई काम करते हैं इस तरह का मेडिसिन से रिलेटेड, तो आपको उधर से अप्रूवल मिल जाती है, आपको उस इदारे में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू वी नीड रजिस्ट्रेशन बोथ, बिल्कुल जी, आपको तमाम में रजिस्ट्रेशन, दोनों में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, और ऑनलाइन होना है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा जो है चक्कर नहीं है। इन करंट स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन इज प्रोसेस थ्रू PSW, कस्टम फाइलिंग हैपन इन वीबॉक, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब देखिए हमने FBR से भी रजिस्ट्रेशन करवा ली, लेट्स सपोज हमने कंपनी बनाई तो SECP से भी करवा ली, उसके बाद हमने कहा कि हमने कस्टम से भी करवा ली PSW में, और उसमें क्या नाम है इसका, वेब वीबॉक से वो भी करवा ली, हमें लाइसेंस भी मिल गया। अब हमने करना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको पता है कि ये बड़े शहरों में जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है वो बैठते हैं, उठते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बल्कि आजकल तो जो वीजा वगैरह भी लगता है, तो वो जो बंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होना, तो उसको आसानी से वीजा मिल जाता है, ठीक है। बाहर के लोग कहते हैं कि यार अच्छा ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है फलां, ठीक है, इसको बिजनेस की नाव होगा, ये लोगों में उठता बैठता रहा है, अच्छा, तो वो उसको आसानी से वो कर देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जब भी आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो आपने जैसे आपकी परफॉर्मा इनवाइस है, कमर्शियल इनवाइस है, सेल टैक्स इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है कि क्या क्या चीजें भेज रहे हैं, वैसे हमने तमाम डॉक्यूमेंटेशन बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इधर, ठीक है। साथ में आपने एक और डॉक्यूमेंट भी लगाना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि भाई ये चीज पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान में बनी है, ठीक है। ये तो नहीं है कि आप ईरान से या कहीं और से मंगवा रहे हैं और इधर से रूट कर रहे हैं, बस भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी लाजमी लगाना होता है। ट्रेड नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, आप लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, ठीक है, लोग अच्छे बिजनेसमैन से आपका राब्ता होता है, तो ये सारी मामलात जो है आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं ट्रेड एसोसिएशन वाले, ठीक है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, जब भी एक्सपोर्ट को कोटा मिलता है तो आप लोगों को भी उसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है। सर्टिफिकेट ओरिजिन बेसिकली क्या होता है कि सर्टिफाइड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान रिक्वायर्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्री, जो इन लोगों को आप भेज रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमें अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके दें, ठीक है। फॉरेन बायर आपसे मांगता है। विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन गुड्स में फेस डिले और हायर ड्यूटी, ठीक है। अगर आप नहीं देते तो हो सकता है कि आपकी गुड्स वो बाहर भेजे ही ना, ठीक है, कस्टम वाले, और साथ में आपको ड्यूटी ज्यादा लगाएंगे, तो इस तरह की वो तो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, कहते हैं यार पैसे दो फिर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बेहतर होता है कि आप ये तमाम मामला पहले ही सेटल कर लें, ठीक है। तो मेजर रेगुलेटर अगर हम डिस्कस करें इंटरनेशनल ट्रेड में कौन से हुए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
अब देखिए अगर हम वन बाय वन थोड़ा इसको समराइज करें तो हमने डिस्कस किया कि आपने एफबीआर से रजिस्ट्रेशन की, एसईसीपी से की, देन आपने पीएसडब्ल्यू मतलब कस्टम के साथ भी कर ली, ठीक है, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी अपना अकाउंट बना लिया, मेंबरशिप ले ली, ठीक है। आप ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे मेंबरशिप लेनी है। आपने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है, अपनी कंपनी का नाम देना है, पोर्टफोलियो देना है, फी होती है जैसे इनकी 3,000 4,000 5,000, वो आपने जमा करवानी है, आप उसके भी मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखिए मैंने गुड से रिलेटेड तमाम मामला तय कर लिया। अब होगा कि मैं पैसे अगर इंपोर्ट कर रहा हूँ तो भेजूंगा कैसे, और अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो आएंगे कैसे। क्या स्टेट बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है? डेफिनेटली भाई, स्टेट बैंक का बड़ा किरदार है इसमें। वो कहता है कि आप तो मुल्क से बाहर पैसे भेज रहे हैं, आपको पता ना मुल्क से बाहर पैसे रुपए नहीं जाते, डॉलर जाते होते हैं। बाहर जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, बेशक इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इट शुड बी ना इंटरनेशनल करेंसी, जैसे कि डॉलर्स, ठीक है। तो आपको फिर पता है फिर आपने क्या करना होता है, परचेज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टेट बैंक के पास अगर पहले ना हो तो वो बाहर से परचेज करते हैं। उससे क्या होता है कि जरे मुबादला जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होते हैं उनके। तो स्टेट बैंक का इसमें ना बड़ा रोल होता है। वो इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं, आपको पता है, फिर इंपोर्ट पे ड्यूटी भी ज्यादा लगाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जब आपने माल बाहर भेजना है तो हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमें पैसे आएंगे, ठीक है। तो स्टेट बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज को। एफबीआर टैक्स अथॉरिटी है, ड्यूटी टैक्सेस वगैरह आपने देने हैं। पाकिस्तान कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्लियरेंस में हेल्प करता है। एसईसीपी कंपनी रेगुलेशन को, अपनी कंपनी बनाई, कौन डायरेक्टर है, क्या शेयर होल्डिंग है, कल को कोई ट्रांसफर करता है तो कैसे, मतलब ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको देख रहा होता है एसईसीपी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी टीडीएपी, वो आपकी क्या करती है, एक्सपोर्ट की प्रमोशन करती है, ठीक है। वो आपको बताती है, आप उसके मेंबर होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इनके, तो आपको उधर से बड़ा आइडिया हो जाता है कि किस मुल्क में माल भेजूं या मंगवाऊं और किस चीज की डिमांड है आजकल, ठीक है। आप देखें ना, अभी इनिशियली मे बी यू आर कंफ्यूज कि सर जी हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमें ट्रेनिंग भी दे देंगे, डेफिनेटली हम डिस्कस भी कर रहे होंगे चीजें, लेकिन सर जी मैं कैसे अप टू डेट रहूंगा कि कल को इस चीज की डिमांड है, इन चीजों की, तो वो आपको ये इन चीजों के जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको साथ साथ पता चलता रहता है। जी भाई मुबीन भाई, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप बेफिक्र रहें। मैं ना जस्ट मुझे सिर्फ 5-7 मिनट और दें, हम ये सेशन क्लोज कर लें ना जैसे, तो मैं फिर क्लास के आखिर में आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। आप अपना माइक ओपन करके वन बाय वन मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, ठीक है। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ओवरव्यू अगर हम देखें कि कौन कौन लोग ओवरव्यू कर रहे होते हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की कंप्लायंस करना होती है, कस्टम एक्ट की, इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की, एक्सपोर्ट की, ठीक है। देखें आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको इनकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कंसल्टेंट हायर करें, हमें बताएं, मुझे बताएं, तो आपके तमाम मामला हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने बेफिक्र रहें। अगर आप सीखना चाह रहे हैं, आप जो है वो किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ कुछ सेपरेट डिस्कशन, इसी क्लास का पार्ट है सारी चीजें। वी विल डिस्कस ऑल दीज एप्लीकेबल लॉज एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं, इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। is it is important, it governs how import can be paid, how export proceed be received। आपने बाहर से माल मंगवा लिया, कैसे पेमेंट करेंगे, एलसी के थ्रू करेंगे, ओपन अकाउंट होगा, एडवांस पेमेंट होगी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगा, दिस ऑल विल बी डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। एक्सपोर्ट ओवर ड्यू है, आपने माल बाहर भेज दिया, पैसे ही बंदा कोई आपको नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आपने क्या आपके पास हल है, कैसे वो करें, ठीक है। एडवांस पेमेंट आप करने जा रहे हैं, आपका माल अभी आया नहीं, स्टेट बैंक के भाई क्यों कर रहे हो, माल ही ना नहीं आया, ठीक है, पता नहीं आप इधर से भेज रहे हो, आए ही ना, तो फिर तो ये सारी चीजें जो है ना कंसिडरेशन करनी होती है आपने। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे एक्सपोर्टर है, उसने गुड्स को शिप कर दिया, $50,000 की गुड्स थी। एसपीपी आपको कहता है कि आपने 180 दिन के अंदर अंदर ना आपके पैसे आ जाने चाहिए, ठीक है। अगर रिसीव नहीं हुए तो एसईसीपी आप पे पेनल्टी लगा सकता है, शो काज नोटिस दे सकता है। वो कहता है यार ये क्या बात हुई, आपने मुल्क से बाहर माल भेज दिया, पैसे कोई नहीं आए, ठीक है। कस्टम एक्ट
SRO रेगुलेशन, मतलब जो भी एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन है, वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। ठीक है, उसके बाद SRO होते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, मतलब एक दफा लॉ बन गया, वो आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद उसकी कोई क्या लें कि उसमें इंस्ट्रक्शन कोई देनी हो या उसकी क्लैरिटी देनी हो, कोई डॉक्यूमेंट इशू करना हो, तो जो है ना वो SRO इशू हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि कोई बैंड आइटम्स हैं, पॉलिसी कोई चेंज होगी, ड्यूटी में कोई एग्जाम्पशन दे दी, ठीक है, या ये चीजें आपने बाहर नहीं भेजनी या नहीं मंगवानी, ठीक है, तो सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। आप कहेंगे सर ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये जब आप SCCP में, FBR में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, PSW पे रजिस्टर हो जाते हैं ना, तो उनके अपने अपने पोर्टल्स पे सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपडेट होती रहती हैं, तो आपको वहां से मिल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ रहे होंगे, उन पोर्टल्स पे भी जाएंगे, उन पोर्टल्स को भी देख रहे होंगे, तो मैं आपको वहां से लिंक करवा दूंगा कि देखेंगे हमने उधर बात डिस्कस की थी और ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वैल्यूएशन रूलिंग होती है। अक्सर ये होता है ना कि एक चीज आपने बाहर से मंगवाई थी, कि आप कहते हैं कि ये 10 रुपए की है और इस पे इतना टैक्स बनता है, असल में वो चीज 20 रुपए की। अंडर ओवर इनवाइसिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने मे भी सुना हो, तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यूएशन रूलिंग है, कस्टम वाले लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज इतने की मिनिमम है, इतना टैक्स आप लाजमी दें। ठीक है, कंप्लायंस के रिस्क और कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं, जैसे अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग, फेक एक्सपोर्ट टू ट्रांसफर मनी। बाहर कुछ आपने थोड़ा सा माल भेज दिया, ठीक है, और पैसे मंगवा लिया, वो पाक पैसे आप जो है ना मुल्क की खुदा ना खास्ता एक बात है कि आप टेररिज्म के लिए या इस तरह को यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आपने बाहर माल भेजा, आप कह रहे हैं कि मैं फल फ्रूट भेज रहा हूँ, ठीक है, अंदर आपने असला भी भेजा हुआ है। मल्टीपल, एक जस्ट कहने का मकसद है, लेकिन ऐसी चीजें पॉसिबल है और होती हैं। तो इसलिए कुछ ही रेड फ्लैग्स हैं, या सारी चीजें हमने देखनी होती हैं। डीलिंग विद सैंक्शन कंट्रीज, अमेरिका आपको कहता है कि आपने ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करनी, आप ईरान को माल भेज रहे हैं। इनकरेक्ट HS कोड डिक्लेरेशन, आपने HS कोड गलत लगा दिया तो ड्यूटी टैक्सेस गलत कैलकुलेट। HS कोड ना बेसिकली जितनी भी देखे ना, प्याज है, ठीक है, या कोई चीज है, ठीक है, मुल्कों में इसके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, खैर काम तो चलो एक ही होगा इसका, लेकिन वो कहते हैं कि यार ऐसा करें कि इसको ना एक नंबर असाइन कर दें, ठीक है, पूरी दुनिया में जहां भी जाए ना, एक लेट्स सपोज आप इसको कह दें कि 10 नंबर, तो जहां भी 10 होना मीन्स मतलब प्याज है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन में एक हार्मोनाइज, HS कोड मीन एक हार्मोनाइज सिस्टम है, कोडिंग, ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन आसानी से हो जाती है। बैंक्स में अगर हम बात करें कि क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, लार्ज अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, बैंक आपकी ट्रांजैक्शन बंद ना कर दे, आपकी पेमेंट रोक ना ले, ठीक है, हाई रिस्क कंट्री से आप पैसे मंगवा रहे हैं, रिपीटेड अमेंडमेंट कर रहे हैं LC में, आपने LC खोली, बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपने माल इतना भेजा नहीं था, अचानक पैसे इतने आ गए, तो ये सारी चीजें बैंक में भी इशू हो सकते हैं। बैंक मॉनिटर करता है और आपकी पेमेंट रोक लेता है। मैं भी आपके साथ अपनी YouTube चैनल, अपनी प्रोफाइल ये भी शेयर करता हूँ, आप वहाँ भी जाके कुछ इस तरह की आपको काफी मतलब एक इंफॉर्मेटिव चीजें भी मिल जाएंगी, तो यू विल गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। ठीक है, रियल एग्जांपल अगर आप देखें, इंपोर्टर डिक्लेयर वैल्यू लो टू रिड्यूस ड्यूटी, मतलब इंपोर्टर ने माल मंगवाया, वैल्यू कम डिक्लेयर की, तो उससे क्या हुआ, ड्यूटी कम लगी, लेकिन आपको पता है उससे क्या होगा, आप पे पेनल्टी लग सकती है, आपकी गुड्स सीज हो सकती हैं, ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जी कुछ कंसेप्ट है अंडर और ओवर इनवाइसिंग का, ठीक है, ये टैक्स से बचाने के लिए है, इस पे ये लॉ एप्लीकेबल है, और ये ट्रेड मिस इनवाइसिंग, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काम इलीगल है, ठीक है। जैसे अंडर इनवाइसिंग की बात करें कि डिक्लेयरिंग लोअर वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन इनवाइस देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, पैसे आपने 1 लाख रुपए भेज दिए और बाहर से आपने जो इनवाइस मंगवाई वो कितने की, 50,000 की, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप लोअर वैल्यू गुड्स की लगा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा मींस लोअर क्यों लगा रहे हैं, देखो आपको ड्यूटी टैक्सेस तो लगेंगे डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे, अब अगर डॉक्यूमेंट्स में ही आपके 50,000 लिखा हुआ है तो ड्यूटी टैक्सेस कम होंगे, तो ये चीजें, उससे क्या होगा, ड्यूटी टैक्सेस कम हुए तो आप गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, आप उनको जो है ना कम वो करें, तो ये सारी चीजें आप ड्यूटी टैक्सेस को रिड्यूस करें तो आप फिर क्या होगा, आप पे पेनल्टी वगैरह लग सकती है। जैसे एक्चुअल प्राइस आपने सप्लायर पे की 10 रुपए और आपने
इनवाइस उससे मंगवाई 6 रुपए की, ठीक है, 4 रुपए आप खा गए, डिफरेंस हिडन रख लिया आपने। तो इससे क्या होगा कि 4 रुपए के हिसाब से ड्यूटी टैक्सेस कम जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी आपने यूनिट मंगवाए होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो कहाँ जाके आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो वो आप पे पेनल्टी लगा। पीपल ऐसा क्यों करते हैं? कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करने के लिए, सेल टैक्स कम देने के लिए। और ये इलीगल क्यों है? क्योंकि आपने गवर्नमेंट को फ्रॉड किया है, मिस डिक्लेरेशन की है, टैक्स की इवेजन की है, चोरी की है। आप पे ये जो है वो एप्लीकेबल है, आप पे जिसे कहते हैं कि आप उसको वो हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक ओवर इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, डिक्लेयरिंग अ हायर वैल्यू देन एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, कि आप हायर वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं और एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कम है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा मनी बाहर भेज रहे हैं इलीगल, ठीक है, मतलब आपने कोई सर्विस भी नहीं दी, बस एक इनवाइस बनाई बाहर। सर जी आवाज बंद हो गई है आपकी। नयान के रचे गए। इधर आके जो है ना वो टेररिज्म में उसमें होते हैं, आपको पता है। फिर इसलिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी फॉर्म और ये वो चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव है आजकल, तो वो उसकी कंप्लायंस बहुत जरूरी है। तो ये जी अंडर ओवर इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट था। आई विल शेयर दीज नोट्स डॉक्यूमेंट्स विद यू। और अब आप लोगों के माइक में ऑन करता हूँ, तो आपकी जो भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, पूछें क्वेश्चन। अच्छा सर जी, एक तो ये आपकी ना अक्सर आवाज बंद हो जाती है, आप लेक्चर दे रहे थे तो ये आपको बताना था। तो दूसरा, ये जिस तरह आप कोर्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल में ये हमें तो किसी ऑफिस में जाके ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। क्यों, कैसे? बस वैसे ही, क्योंकि प्रैक्टिकल तो मेरे ख्याल में नहीं होगा हमारे पास कोई नहीं बात। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब किस एंगल से आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा? यही वैसे ही मैं कह रहा था कि जैसे हम आप बता रहे हैं जिन चीज़ों की नॉलेज, वो एक तो याद हो जाता है, अगला भूल नहीं जाता है, वो नहीं, इस तरह। देखिए देखिए, नोट्स शेयर हो रहे होंगे आपके, उसके बाद ये ना अभी मैंने इसलिए कहा कि जब इनिशियली एक दो स्टार्ट वाली क्लासेस में लोगों को लगता है कि यार बड़ा मुश्किल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीएसडब्ल्यू, वीबोक, ठीक है। लेकिन जब हम इसको वो जाएंगे एक्चुअली देख रहे होंगे तो ये कुछ भी नहीं है, सारी वेबसाइट्स को भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। सर इसमें एक क्लियरिंग एजेंट भी आ जाता है या वो और शोबा होता है? नहीं नहीं, क्लियरिंग एजेंट भी इसी में है, वो आपका माल क्लियरेंस करा देखे ना। लोग कहते हैं कि यार कंटेनर आ गया इंपोर्ट का, ठीक है, एक तरीके का मैं खुद जाऊं वो करूं, बंदे रखे हों, कहते हैं कि मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ वो सारे काम करवा के दे। नहीं, जो मतलब खुद करना चाहे तो वो भी इसमें हाँ, मतलब खुद भी सीख कर सकते। सकते हैं। क्लियरिंग एजेंट जो है ना उसने एक लाइसेंस भी लेना होता है, ठीक है, जो कि उसे हम्म, कस्टम वाले वो देते हैं, तो उसकी बेस पे वो माल क्लियरेंस करवा देते हैं। ठीक है। ये अपना अभी माइक का ना थोड़ा सा तवज्जो करवाएं, अक्सर आपकी हाँ आवाज हाँ, कट जाती नहीं है। अभी आवाज ठीक नहीं आ रही है आपको? अभी तो ठीक आ रही है, लेक्चर में भी ना आपकी दो नहीं तीन नहीं, दफा असल में आवाज ना बंद हो गई ये थी। भी, हाँ, ये भी ब्रेक हुई हो, ये भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो, तो ये बाकी मैं इसे चेक भी कर लूंगा, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जनाब, वालेकुम सलाम। सर क्लेरिस एजेंट जो होता है ये वकील होता है या मतलब कहाँ से मिलेगा हमें? नहीं, ये मिल जाता है, मल्टीपल कंपनीज हैं काम कर, जस्ट हम आपको बता देंगे, सर्च करना आपने जो भी ये करना हो, आपको मिल जाएगा। क्लिनिक जैसे रहमानी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन है, मल्टीपल काम कर रहे हैं। ये सर पीएसडब्ल्यू का अकाउंट कैसे ओपन होगा? जी एक तो विबोक है ना, विबोक का अकाउंट तो मेरा हाँ ओपन हाँ। है, लेकिन पीएसडब्ल्यू का हम्म, कहाँ से ओपन होगा?
PSW का भी आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं जाके। सर विवो का तो कस्टम से हुआ था ना, वहाँ गया था, डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। अब आप PSW भी जो करें और आपका हो जाएगा, चेक करें, ना हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है बस। ऑनलाइन हो जाता है सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर असल में मुझे भी थोड़ा सी ये एजेंट का रोल समझना है आपसे कि ये जो हमारे पास क्लियरिंग एजेंट है, तो सर इसकी फिर हमें अलहदा से फीस देनी पड़ेगी? जो एक चार्जेस हमारे टोटल आएंगे, हमारे जो भी प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट करनी है या आया कि वो इंपोर्ट करनी है, तो उसमें ये मिससेलेनियस में हमारे पास ये क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस भी तो अलहदा से आएंगे ना, जो कि प्रॉफिट को अफेक्ट भी करेंगे आपके। तो सर इसका क्या मतलब, क्या आप एंटीडोट कोई देते हैं कि ये जरूरी है ये क्लियरिंग एजेंट? हाँ जी जरूरी है। देखें, एक मैंने पहले ही बताया आपको कि एक तरीके कार है कि आप खुद जाके माल क्लियर करवाएं, टाइम लगेगा, मे बी आप क्लियरिंग एजेंट उनकी एक एक्सपर्टीज होती है, वो जल्दी करवा देते हैं, इतनी ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती। आपकी ओवरऑल कॉस्ट का आप कह लें कि 2-3% ही बनता है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती इसकी। 2 to 3% सही है। वो सर जो इंटरनेशनल बायर्स है आपने वो हमें आगे बढ़ाएंगे कि वो किस तरह फाइंड करने हैं, हमने हंट हाँ करने हैं? बिल्कुल 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 बताएंगे जरूर। दूसरा देखिए सर इंटरनेशनल बायर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, हर किसी का डिफरेंट है। तो हम जनरल जो भी आपके क्वेश्चन होंगे साथ साथ आपको गाइड करते रहेंगे कि इस तरह आप कर रहे होंगे, इस तरह कर रहे होंगे। वो सर मैंने क्लास में मॉड्यूल सारी पढ़े, चीजें। मुझे वो किस मॉड्यूल में आप पढ़ाएंगे हमें वो? ये हमारे 7-8 करना है? मॉड्यूल है ना शायद। मैं कह रहा हूँ आप ये कौन से मॉड्यूल में आपने इसको ऐड किया है, ये हंटिंग, ये ये मॉड्यूल इंटरनेशनल? आई थिंक थर्ड या फोर्थ मॉड्यूल है हमारा, थर्ड या फोर्थ क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलें, ये ठीक असल में ना 1 by 1 चलेंगे, जैसे अभी देखा नहीं, वो भाई कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, इस तरह लग रहा है कि हमें इधर जाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा ऐसा जो है ना हम मूव कर रहे हैं। है। जी ठीक है सर। तो सर आपका गुड नेम क्या है? जी बताएं। वालेकुम सलाम। पासवर्ड देखना शरीफ क्या है 6G का। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी बताइए। खाया मैंने सर क्या हाल चाल है आपका? मामा हैंड फ्री लगाइए मामा टीवी फ्री लगाइए सर इस बार है ना मैंने अगर हेलो जी जनाब क्या कह रहे हैं, किसी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा सर मैं कह रहा था इस बार मैं जरा लेट हो गया हूँ थोड़ा सा और ना कुछ सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं आजकल। वो अमेरिका का कोई बंदा आ रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से ना कोई सिग्नल इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से नेट आपको पता बहुत है प्रॉब्लम कर रहा है। नेट भी इंटरनेट के ना, अभी इंटरनेट का वैसे ही ओवरऑल इशू तो आया इस वजह से ना कुछ बातों की समझ आई है और कुछ की नहीं समझ आई। तो इसकी कोई वीडियो या आपकी लेक्चर रिकॉर्डिंग कोई हमें मिल सकती है? हाँ लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग जो है ना ये सारा रिकॉर्ड और आपको मिल जाया करेगा, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जहाँ कोई इस तरह इशू हो आप जी मुझसे जी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। सर मैं आपका नाम पूछ रहा था, माजरत मुझे आपका नाम नहीं पता। माजिद अली। आप ग्रुप में ऐड नहीं है? ग्रुप में ऐड है लेकिन बस थिंग मैंने माजिद अली। मैं ठीक, प्रोफाइल वगैरह भी शेयर कर दूंगा अभी ना ग्रुप में। चले मेहरबानी। कोई मसला नहीं। हाँ जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? जी सर असल में बस ना ये एजेंट्स की फी और चार्जेस वगैरह ये जो से ये इनके जाके प्रोफाइल से ही पता चलेगा हमें? हाँ प्रोफाइल से पता चलेगा, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, कितनी मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से होगी ना कोर्स। एक बाद आप
जो है ना 10 टन मंगवा रहे हैं कोई चीज़ तो उसकी कम होगी, 20 टन डेफिनेटली उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से है ये भी हम जो है ना मतलब इसकी लैंडेड कॉस्ट की ये भी जो है ना डिस्कस कर लेंगे इसमें। चलें ठीक है सर। ओके। सर ये जीएसटी किसे बोलते हैं? जीएसटी हाँ जी, जो आपने मेरे ख्याल में लेक्चर में आपने कहा भी था कि ये इदारा जो है आपको, वही बॉक का मेरे ख्याल में आपने बताया था कि ये दो चीजें आपको बताएगा, एक पत्नी जीडी आपने कहा था या हाँ इस तरह जीडी की? कहा होगा मैंने, जीडी कहा था, जीडी। हाँ जीडी ऐसे जीडी। जीएसटी तो जनरल सेल टैक्स है ना, हाँ जीडी नहीं मींस सॉरी गुड्स जी, डिक्लेरेशन। ठीक है, कि क्या आप कहा आपने? गुड्स डिक्लेरेशन की चीज आपने मंगवाई एक्सपोर्ट की, तो क्या चीज थी, उस पे क्या ड्यूटी टैक्सेस हैं, वो ये जीडी वो आप फाइल करते हैं। तो उसकी बेस पे है ना आप टैक्स वगैरह देते हैं कि अच्छा ये चीज थी कि उस पे इतना टैक्स है, ये है तो इतना टैक्स है। रिकॉर्डेड लेक्चर, अच्छा है कुछ लोग पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, जी डेफिनेटली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। हर क्लास की एंड पे आपको अगले दिन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि एक मैं गुड्स मंगवा रहा हूँ या मैं पाकिस्तान से अब्रॉड से भेज रहा हूँ, तो उस पे टैक्सेस क्या लगेंगे या उसकी चार्जेस फी जो उनकी है अपने पाकिस्तान जी में जी, जिधर से भी हम ये अप्रूवल करवाते हैं या ये बाइक की जो टैक्सेस है वो किस तरह उनकी वेरीफाई कर सकेंगे कि उनका टैक्स क्या क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटीज और ये ये कितनी लगेगी इसके मतलब। समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। देखें ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेस आपको लगते हैं एचएस कोड के हिसाब से कि आपकी प्रोडक्ट है इस एचएस कोड में फॉल करती है। मैं आपको सारे लॉज रेगुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और कोई इतना वो कोई बड़ा काम नहीं है, एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें बस एचएस कोड लिखे हुए हैं और उसके सामने रेट लिखा होता है कि इस पे इतने परसेंट है, इस पे इतने परसेंट ये टैक्स है। अच्छा सर, जो कस्टम हमारी किसी गुड्स पे कस्टम लगते हैं वो एक ही अदारा लगाता है या मुख्तलिफ अदारे होते हैं, मतलब जिस तरह नहीं अब नहीं, एक ही हमारा जो बिल है कस्टम उसमें एक ही इदारा है, मुख्तलिफ कस्टम एक ही चार्जेस इदारा होते हैं? है, एक ही इदारा है, एक ठीक है, ही इदारा है। इसके अलावा और किसी किस्म का चार्ज नहीं पे करना नहीं पड़ता और हमें? कोई चार्ज नहीं, और कोई चार्ज ड्यूटी के नाम से या उसके नाम से, टैक्स के नहीं। नाम से? और कोई जो बस लगा दिया वही है, और कोई नहीं। ठीक है, और ये एच एस क्या कह रहे थे, दोबारा रिपीट करिएगा, आपकी ना वॉइस कट रही है। एचएस कोड, ठीक है, जी सर शुक्रिया। अच्छा ये अब्बास भाई का जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब्बास भाई ये हमारे कोर्स का पार्ट है। हम सोर्सिंग से लेके एक्चुअल हमारी फैक्ट्री तक पहुंचने की तमाम कॉस्ट है ना उसको कहते हैं लैंडेड कॉस्ट। उसमें परचेज कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, कंटेनर की कॉस्ट है, क्लियरिंग वाले की कॉस्ट है, टैक्सेस की कैलकुलेशन सारी वी विल बी डिस्कसिंग, इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि इनिशियली क्लासेस हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज कीप इट एज मच एज सिंपल वी कैन। इंशाल्लाह ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होंगे आपका भी एक बेस बन जाएगी, समझ आ जाएगी, तो डेफिनेटली हम जो है ना एडवांस चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये लास्ट लेक्चर में ना एक चीज का जिक्र हुआ था अली बाबा का। तो जी, और लास्ट में जो अली बाबा का, अगर हमारी ये है ऑनलाइन स्टोर करते हैं ना इनको, तो ऑनलाइन स्टोर के बारे में भी आप बताएंगे कि जैसे कैसे चीज परचेज करें, और अगर हम किसी लोकल बंदे से, अगर ऑनलाइन स्टोर से नहीं किसी तरह हमारा किसी उधर के बंदे से रब्ता हो जाता है, तो किसी लोकल बंदे से भी हम वैसे ही चीज मंगवाएंगे जैसे हम ऑनलाइन स्टोर से मंगवाएंगे, उसका और इसका डिफरेंस होता है? नहीं फर्क होता है, डेफिनेटली फर्क देगा। लोकल बंदे से मंगवाइए आपने, फौरन ही आ गई, थोड़ी देर बाद आ गई, लोकल करेंसी में आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन अली बाबा से उससे मंगवाएंगे टाइम भी लगेगा, ठीक है, पेमेंट भी आपने
जो है ना, मे बी आप इधर से रुपीस में कर रहे हो लेकिन अल्टीमेटली उसको तो डॉलर में या उसमें जा रहे होंगे, ठीक है। तो फर्क होता है इन चीज़ों का। लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, ठीक है, नो डाउट मैं कोई इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन आपको आइडिया और सारी चीज़ें भी हमारे कोर्स का पार्ट है, हम डिस्कस जरूर कर रहे होंगे इन चीज़ों को इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज है, हम्म। ऑनलाइन जो स्टोर है उधर हमें नहीं पता है कि उधर मैन्युफैक्चरर बैठे हैं या सेलर्स बैठे हैं। अगर हम आउट ऑफ कंट्री से किसी मैन्युफैक्चरर से हम राब्ता कर लेते हैं, या हम खुद मैन्युफैक्चर है और बाहर हम सेल कर रहे हैं, अ, किसी ऑनलाइन स्टोर पे नहीं, वैसे ही चीज़ों के लिए मतलब किसी बंदे से राब्ता हो जाता है, तो उस सिलसिले में भी हमारा यही सेम प्रोसेस रहेगा। हाँ देखें, बाहर अगर जब तक आप माल भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कस्टम क्लियरेंस और ये करेंसी वगैरह इस तरह के प्रोसेस से गुजरना ही होता है, जो मर्जी हो। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। हाँ, जी जी, ये बात भाई, आपको स्लाइड्स वगैरह डेफिनेटली, लेक्चर्स के नोट्स वगैरह आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ये सारी चीजें आपकी सपोर्ट के लिए ही है। काइंडली कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कमिटमेंट एंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच अब्बास भाई। आई होप कि इंशाल्लाह आप हमारे कोर्स का पार्ट रहेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।